नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल के जो दिसंबर का इशू है, उसके अंतर्गत अक्टूबर और सितंबर और अक्टूबर माह के जो करंट अफेयर्स दिए हैं, उसमें अलग अलग सेक्शंस को मैंने आपके समक्ष काफ़ी प्रस्तुत कर चुका हूं और अभी जब तक नई वाली नहीं आती है तब तक मैं इन्हीं को प्रस्तुत करता रहूँगा। तो इसी क्रम में आज मैं आपके समक्ष आर्थिक परिदृश्यों को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वो आर्थिक परिदृश्य, वो आर्थिक घटनाएं जो सितंबर और अक्टूबर माह में देश में और देश के बाहर घटित हुई हैं। तो इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं वो आपके समक्ष आते रहेंगे और आपको कुछ न कुछ लाभ अवश्य देंगे। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बैंकिंग और वित्त के ऊपर है। 4 एनबीएफसी को ऋण देने पर रोक लगाया है किसने? आरबीआई ने। आरबीआई ने 21 अक्टूबर 2024 को 4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के ऋण देने पर रोक लगा दी है। कौन सी है? आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज और डीएमआई फाइनेंस लिमिटेड और नावी फिनसर्व लिमिटेड। इन चारों पे लोन लगा देने पर रोक लगा दी है। कंपनी को हालांकि मौजूदा ग्राहकों को सेवाएं देने और कलेक्शन गतिविधियां जारी रखने की अनुमति दी है और रिजर्व बैंक ने यह कहा है कि ये प्रतिबंध तब हटाए जाएंगे जब कंपनियां यह पुष्टि कर दें कि उन्होंने नियामक दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए उचित उपाय किए हैं। अर्थात इन्होंने आरबीआई के जो दिशा निर्देश हैं उनका अवश्य ही उल्लंघन किया है कि आरबीआई ने इन पर रोक लगाया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब आरबीआई पिछले कुछ महीने से अपने विनियमित निकायों को नियामक ढांचे का पालन करने की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास कर रहा है। लगातार आरबीआई की कोशिश है कि नियमों में बंधे, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। यह भी पाया गया है कि एनबीएफसी घरेलू आय के आकलन और अपने माइक्रो फाइनेंस ऋणों के संबंध में मौजूदा या प्रस्तावित मासिक पुनर्भुगतान दायित्वों पर विचार करने संबंधी नियामक दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। अर्थात ऋण देने में और जो भुगतान कर रहे हैं उनके में सही से नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ये होती क्या है? एनबीएफसी कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत ऐसी कंपनी होती है जो मुख्य रूप से ऋण प्रदान संबंधी गतिविधियों में संलग्न होती है। लेकिन मैंने जब एनबीएफसी में जाके देखा तो वो ऋण देने तो देते ही हैं, वो जमा भी लेते हैं, एफडी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। एनबीएफसी को उनके आकार, गतिविधि और अनुमानित जोखिम के आधार पर 4 स्तरों पर विनियमित करता है। कौन करता है? आरबीआई। इसमें एक प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। सामान्य बैंकिंग भारत प्रणाली के तहत मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं और इन्हें भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं माना जाता है। जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा के जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। न जमा ग्राहकों के लिए बीमा उपलब्ध है, न भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा है और न ही वो जमा स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन करते सब कुछ है वो लोग। आइए अगला देखते हैं। बहुपक्षीय विकास बैंकों की स्थापना में ग्लोबल साउथ का योगदान। 21 से 26 अक्टूबर 2024 के मध्य वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह की 2024 की वार्षिक बैठकों की आयोजित हुई। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाशिंगटन डीसी में 2024 विश्व बैंक वार्षिक बैठक भविष्य के लिए तैयार विश्व बैंक समूह पर विकास समिति के पूर्ण सत्र के दौरान बहुपक्षीय विकास बैंकों को आकार देने में वैश्विक दक्षिण की भूमिका पर प्रकाश डाला। हम भी इसी दक्षिण में आते हैं। उन्होंने 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बहुपक्षीय विकास बैंकों की नींव रखने में ग्लोबल साउथ के योगदान को रेखांकन किया है। ये जो 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, इसी के अंतर्गत विश्व बैंक की स्थापना हुई थी और भारत विश्व बैंक के संस्थापक सदस्यों में से एक है। बहुपक्षीय विकास बैंकों को आकार देने में वैश्विक दक्षिण की भूमिका को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। वैश्विक दक्षिण ने न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियाई
अवसंरचना निवेश बैंक जैसे नए संस्थानों की स्थापना की है। आर्थिक विकास के साथ साथ भारत, चीन जैसे वैश्विक दक्षिण देशों ने बहुपक्षीय विकास बैंकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं में वृद्धि की है। इसके अतिरिक्त वैश्विक दक्षिण के परिप्रेक्ष्य में बहुपक्षीय विकास बैंक सुधारों की आवश्यकता के निम्नलिखित परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। मतलब जो सुधारों की जरूरत है वो बताए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में 59.1% जो वोटिंग शेयर है उन देशों के पास है जो विश्व की जनसंख्या का मात्र 13.7% प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार वैश्विक दक्षिण का जो प्रतिनिधित्व है वो अपर्याप्त है। लगभग 79 निम्न और मध्यम आय वाले देश ऋण संकट का सामना कर रहे हैं और उन्हें तुरंत ऋण देने के लिए, राहत देने के लिए आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन, महामारी, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान जैसे मुद्दे वैश्विक दक्षिण को असमान रूप से प्रभावित करते हैं, जिसके लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है और ये वर्ल्ड बैंक, IMF इस ओर से अपना नजरें फेरे रहते हैं। अगला जो इसमें आर्थिक परिदृश्य में मुद्दा है वो है कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है 700 अरब डॉलर से भी अधिक हो गया है। 4 अक्टूबर 24 को भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी की है कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार लगातार 7 सप्ताह तक वृद्धि के बाद पहली बार रिकॉर्ड 700 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। 27 सितंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 12.588 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 704.885 अरब डॉलर पहुंच गया है। इस प्रकार चीन, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है जिसके पास 700 बिलियन डॉलर से अधिक का फॉरेक्स मौजूद है। भारत जो है विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि के लिए 2023-13 से ही पूरा फोकस है। कमजोर व्यापक आर्थिक स्थितियों के कारण विदेश की निवेशकों ने उस समय क्या किया था, अपना निवेश वापस खींच लिया था। तभी से मुद्रास्फीति पर सख्त नियंत्रण, उच्च आर्थिक विकास के साथ साथ राजकोषीय चालू खाते के घाटे की कमी ने विदेशी निधियों को आकर्षित करने में मदद की है और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में भी लगातार वृद्धि हुई है। भारत का जो वर्तमान विदेशी मुद्रा भंडार है वो 11.9 महीने की आयात को कवर करता है। ये जो अर्थशास्त्र की जो मानक है उसमें हर देश के पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार हो कि वो अपना जो भी आयात करता है तो 6 महीने का भुगतान उससे कर सके, इतना रिजर्व में रहना चाहिए। और भारत के पास 11.9 महीने के आयात को हम कवर कर सकते हैं, जो मानदंड से काफी ऊपर है। जो विदेशी मुद्रा रिजर्व में केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई विभिन्न परिसंपत्तियां शामिल होती हैं और उन्हीं के मूल्य के अनुसार उनको अवरोही क्रम ये है। पहले विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, इसका मूल्यांकन देश की अपनी मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं में भी किया जाता है। दूसरे नंबर पर स्वर्ण भंडार है। तीसरे नंबर विशेष आहरण अधिकार है। ये विशेष आहरण अधिकार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रदत्त एक आरक्षित परिसंपत्ति है। इसका मूल्य 5 प्रमुख मुद्राओं अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रंबी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग के मिश्रण पर आधारित है। अर्थात कोई भी देश जब चाहे तो ये जो अपना अधिकार है ये इसको IMF से निकाल सकते हैं जरूरत पड़ने पर, विशेष परिस्थितियों में। इसके अलावा रिजर्व ट्रेंच स्थिति है। इसमें किसी देश के कोटे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा केस की मुद्रा के बीच में अंतर से है। 1934 के RBI अधिनियम में भारतीय रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए उद्देश्य से उसके भीतर ही भंडार प्रबंधन करने के लिए सक्षम प्रावधान शामिल किए गए हैं। रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि के पीछे प्रमुख कारकों की पहचान की है, जिसमें क्या क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश है और प्रेषण है आदि शामिल है। विदेशी मुद्रा भंडार के महत्व में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। एक तो संकट प्रबंधन, संकट के समय आघातों का सामना करने के लिए विदेशी मुद्रा की तरलता को बनाए रखना आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अभी कोई देश युद्ध में उलझ जाए तो अगर उसके पास विदेशी मुद्रा होगी तो वो अपनी जरूरत के सभी सामान, रक्षा गोला बारूद सब खरीद सकता है, और अगर पर्याप्त भंडार नहीं होगा तो वो मुसीबत में पड़ जाएगा, क्योंकि अब आगे जो है युद्ध के दौरान व्यापार होता भी नहीं है।
वित्तीय दायित्वों को पूरा करना। यह भंडार ऋण चुकाने और आयातों के वित्त पोषण में मदद करता है। अगर हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा होगी तो हमने जो संस्थाओं से और देशों से लोन ले रखा है उन्हें हम चुका पाएंगे और अपनी जरूरत के सामान आयात कर पाएंगे। और निवेशकों को आश्वस्त करना, अगर हमारे पास पर्याप्त भंडार है तो बाजार, विशेष रूप से क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जो है उनके बीच में हमारी क्रेडिट बनती है कि हम अपने भुगतान समय से कर पाएंगे। इसमें एक प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन सही है। तो विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश की केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई परिसंपत्तियां होती हैं जिन्हें आमतौर पर अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग जैसी आरक्षित मुद्राओं में दर्शाया जाता है। ये तो बिल्कुल सही है। और भारत में वित्त मंत्रालय विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है? नहीं, आरबीआई है। अभी हमने इसी में पढ़ा है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन गलत है। तो इसमें ए विकल्प सही है। भारत के कपड़ा क्षेत्र पर व्यापार संबंधी आंकड़े। हाल ही में जारी किए गए देश के व्यापार संबंधी आंकड़ों के अनुसार भारत का कपड़ा क्षेत्र कारोबार 2030 तक बढ़कर लगभग 350 बिलियन डॉलर पहुंचने का अनुमान है। ये व्यापार जो है कपड़े कोलकाता स्थित वाणिज्यिक खुफिया एवं सांख्यिकी महानिदेशक द्वारा जारी किए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत का वस्त्र क्षेत्र महत्वपूर्ण विस्तार के लिए तैयार है, जिसमें सभी वस्त्र निर्यात में रेडीमेड गारमेंट्स में वर्ष दर वर्ष 11% की वृद्धि होगी। कहा गया है कि अगले 3 से 5 वर्षों में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजनाओं के माध्यम से 90,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश आने की उम्मीद है इस क्षेत्र में। कपड़ा मंत्रालय ने यह भी उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन जैसी योजनाओं से भारत के शीर्ष नेतृत्व की स्थिति हासिल करने में मदद मिलेगी। भारत का कपड़ा क्षेत्र। भारत का कपड़ा क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 13%, निर्यात में 12% का योगदान करता है और परिधान के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी मात्र 4% है। भारत दुनिया में वस्त्र एवं परिधान का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। यह 22-23 का डाटा है। कपड़ा एवं परिधान उद्योग देश में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है और 45 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है और उससे संबद्ध उद्योगों को 100 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जो अप्रत्यक्ष रोजगार माने जाएंगे। सरकार ने देश में कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना, अर्थात जो टेक्नोलॉजी है उसका कैसे, नई टेक्नोलॉजी को कैसे अपनाया जाए, राष्ट्रीय हथकरघा विकास मिशन और कपड़ा और परिधान क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति, पार्क योजना, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, इन सब के माध्यम से सरकार कपड़ा क्षेत्र को प्रोत्साहित कर रही है। अगली कल्याणकारी योजना है महामारी निधि परियोजना। ये कृषि के क्षेत्र में है। 25 अक्टूबर 24 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा महामारी की तैयारी बचाव के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पर महामारी निधि परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर पशु रोगों के लिए मानक पशु चिकित्सा उपचार निर्देश और संकट प्रबंधन योजना पर भी दस्तावेज जारी किया गया है। ये जो निधि परियोजना है ये G20 महामारी कोष द्वारा वित्त पोषित 25 मिलियन डॉलर की पहल है और इसे इंडोनेशिया की G20 प्रेसिडेंसी के तहत स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य वित्त पोषण निवेश के माध्यम से पशु स्वास्थ्य खतरों और महामारी के विरुद्ध प्रतिक्रिया देने के लिए निम्न और मध्यम आय वाले देशों की क्षमता को बढ़ाना है। एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, खाद्य एवं कृषि संगठन इस परियोजना की जो है कार्यान्वयन संस्थाएं हैं। बीमारियों का प्रकोप पता लगाने और समय पर हस्तक्षेप सुविधा के लिए शीघ्र चेतावनी और निगरानी तंत्र को बढ़ाना इस योजना का उद्देश्य है। इसमें जो अगला जो हमारा जो है कल्याणकारी योजना है वो है श्वेत क्रांति 2.0 पर मानक संचालन प्रक्रिया। यह श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से जुड़ी हुई है। यह भी कृषि क्षेत्र की योजना है। हाल ही में सहकारिता मंत्रालय ने श्वेत क्रांति 2.0 पर मानक संचालन प्रक्रिया अर्थात एसओपी जारी किया है। इसका शुभारंभ हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की हीरक जयंती समारोह के अवसर पर किया गया है।
इसका उद्देश्य क्या है? 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद में 50% की वृद्धि करना, जो कि 28-29 तक पहुंच के 1,07 लाख किलोग्राम प्रतिदिन हो जाएगी। इसमें होगा क्या कि डेयरी उद्योग में बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ी होती हैं, तो इससे लाभ होगा कि महिलाओं को सशक्त बनाना, रोजगार सृजन कराना और सहकारी कवरेज का विस्तार करना। ये राष्ट्रीय डेयरी विकास जो बोर्ड है वो अंतर्गत डेयरी संरचना को मजबूत करने के लिए गांव स्तर पर दूध खरीद प्रणाली, गुणवत्तापूर्ण दूध खरीद के लिए दूध शीतलन सुविधाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और श्वेत क्रांति 2.0 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 1 लाख डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करने की योजना बनाई गई है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में की गई थी और किसने किया था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया था। इनको श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। प्रश्न आता है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इन्होंने ही राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में की थी और इसे शुरुआत में सोसाइटी अधिनियम के तहत रखा गया था। बाद में इसे ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अधिनियम 1857 द्वारा इसे निगम में परिवर्तित कर दिया गया और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। और देश ने क्या किया गया है? 1970 से 1996 तक ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया गया है और इसी के विकसित और कार्यान्वित किया, जिसके परिणाम श्वेत क्रांति की नींव पड़ी ऑपरेशन फ्लड के द्वारा। दुग्ध उत्पादन में भारत की स्थिति क्या है? 22-23 में, मतलब 2022-23 में 230.58 मिलियन टन उत्पादन के साथ भारत दुनिया का शीर्ष दुग्ध उत्पादक देश है और देश में जो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है वो 459 ग्राम प्रतिदिन है, जबकि वैश्विक जो उपलब्धता है वो मात्र 323 ग्राम प्रतिदिन है। अर्थात हमारे देश में सभी लोगों के लिए पर्याप्त दूध उपलब्ध है। तो मित्रों, ये वीडियो यही समाप्त करता हूं। जो सितंबर अक्टूबर माह के मध्य जो महत्वपूर्ण आर्थिक परिदृश्य थे, जो वो कल्याणकारी योजनाएं जो थी, वो सभी इसमें जो है मैंने कवर कर ली है और उम्मीद करता हूं कि आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इसी प्रकार के जो उपयोगी वीडियो हैं आपके पास समय समय पर पहुंचते रहे। तो चलिए मित्रों, वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद।